कि जिस पैटर्न से यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है उस पैटर्न से यहाँ पे रिजल्ट नहीं हो सकता है। बायोलॉजी को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने की जगह पे यहाँ पे टोटली इसको लाइक थ्योरेटिकली आर्ट्स का सब्जेक्ट बना के पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा जो इस इन्वायरमेंट को हमने देखा उससे हम सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि हम भी इसी कल्चर, एजुकेशन कल्चर जो यहाँ पे चल रहा था बायोलॉजी का खासकर, क्योंकि आप हर चीजों को बंद कर सकते हैं लेकिन गुड वाइब्स एंड गुड स्मेल नेवर बी स्टॉप। बिल्कुल, तो इसको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश शांडिल आप सभी का आपके story.com पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास चर्चित शिक्षक मौजूद हैं जो कि पटना में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर बायोलॉजी की बात बिहार में और पटना में आती है तो उसमें सबसे ऊपर कोई नाम अगर आज के वक्त में लिया जा रहा है, जो नए युवाओं का, नए छात्रों के जो चहेते बने हैं, उनका नाम है सागर सर। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हुए? जी, हमारा घर अगर बात किया जाए तो आरा ही कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट है हमारा। पहले था, अभी विक्रमगंज बेसिकली हम कह सकते हैं। हम विक्रमगंज से हैं नेटिव, और वही हमारा पढ़ाई लिखाई वही से हुआ है। बेसिक एजुकेशन आपकी वही से? जो एजुकेशन है, और हम लोग भी वहाँ के सरकारी स्कूल से ही पढ़े, हाई स्कूल जिसको हम लोग बोलते हैं। बेसिक एजुकेशन जो हमारा हुआ लाइक कि जो शुरुआत का दौर था पढ़ाई लिखाई का, तो मेरा नेटिव प्लेस था वो विक्रमगंज ही है। और विक्रमगंज में ही हमने सारी स्टडीज़ को वहाँ पे कंप्लीट करा है। एंड देन जब हम बात करें अपने फैमिली बैकग्राउंड का, तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास था। और आप समझ सकते हैं लोअर मिडिल क्लास के पास पढ़ाई लिखाई के सिवा कुछ होता नहीं। और हमारे फादर का भी यही कहना था कि देखो बाबू, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि पढ़ लिख लो अच्छे से, पढ़ लिख के ही एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ना आपके फादर के पास बहुत ज़्यादा ना पैसा है, ना कोई प्रॉपर्टी है, बस आप ही प्रॉपर्टी है और आप ही अपने आप को लगाइए इसके अंदर, पढ़ाई लिखाई कीजिए और कंप्लीट कीजिए। मतलब सेल्फ को ही सेल्फ में इन्वेस्ट करें, सेल्फ मेड कह सकते हैं, सेल्फ मेड बनाओ अपने आप को। तो वैसे ही दौर चलता गया और फादर के बातों का बड़ा इफेक्ट था। तो शुरू से हम लोग क्या था कि बस पढ़ाई के अंदर, मतलब बचपन था तो ऑब्वियस है थोड़ा बहुत दोस्त के बीच खेलकूद और पढ़ाई लिखाई, बस यही होता था। मतलब एक चीज समझ में आ गया कि पढ़ाई के अलावा कोई उपाय नहीं है हमारा। लेकिन ये पता नहीं था कि जब हमारा एग्जाम्स हुआ 10th क्लास का, तो वहाँ 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट 7 टॉपर हुए। तो मेरे फादर को एक्चुअली ये था कि मेरा बच्चा पढ़ता है, लेकिन उनको बिलीव नहीं होता है कि इतना पढ़ने से इतना हो सकता है। अच्छा। लेकिन जब ये हमारे टीचर लोगों से भी जब वो इंटरेक्ट करते थे तो बोलते थे कि मेरा बेटा कैसा है पढ़ने में। क्योंकि देखिए लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आज भी एज अ टीचर हम भी है, तो कोई भी बच्चा जब पढ़ता है तो उसके फादर या पेरेंट्स जो है हम ही से कंसर्न करते हैं और पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा कैसा है। क्योंकि आज भी लोअर मिडिल क्लास के लोगों को बस अपने बच्चे से ही एक्सपेक्टेशंस होती है। कारण है ना, क्योंकि उनके पास उसके सिवा उनका कोई भविष्य भी नहीं है, कोई दूसरा अभी आधार भी नहीं है। तो उम्मीद है कि अगर ये बच्चा अच्छा कर रहा है तो भरोसा, मतलब तो ये आगे बढ़ेगा, उसके साथ साथ हमारा भी जिंदगी को बेहतर करेगा। बिल्कुल। बस ये चीजें थी। तो लाइकवाइज हमारे भी फादर का यही था कि टीचर लोगों से मिलते थे तो टीचर बोलते थे कि आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मेरे फादर को बिलीव ही नहीं होता था। रीजन क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो जब आते थे, उनके आने का टाइमिंग था, उस समय तक हम लोग लगभग सो जाया करते थे। तो ये लगता था ये तो पढ़ता लिखता है नहीं, अच्छा ये करेगा कैसे बेहतर। लेकिन जब रिजल्ट आया, सारा कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो सब लोग, मेरे फादर चौंके भी और खुश भी हुए। कहीं ना कहीं इंटरनली उनको ये बिलीव था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीजें रिजल्ट के बेसिस पे, चूंकि रिजल्ट दिखता नहीं पाते थे। लेकिन फाइनली जब 10th क्लास में हुआ तो रिजल्ट दिखा, देन वहां से दौर चालू हुआ। लेकिन अब ग्रेड कर गए तो उससे आगे बढ़ने का है, पीछे मुड़ने का तो कोई चांस था। और माध्यम एक ही शिक्षा, माध्यम एक ही था कि पढ़ाई करो, पढ़ते जाओ। तो इतना हम लोग पढ़ने में मशगूल हुए, बस पढ़ते गए। ये रिजल्ट का चिंता नहीं था कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, हमें टॉप ही होना है, बस करते चले गए, सब कुछ होते चला गया। तब वहां से जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे, तब हम लोगों का यहीं पे पटना का बहुत ही मतलब जानी मानी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग +2 का उसमें पढ़ाई होता, तो उस समय हम लोग गए। अच्छा। और जब हम आए तो उस समय हमारे कॉलेज में, जब बिहार बोर्ड से हम लोग थे, तो उस समय हमारे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग गए थे बिहार बोर्ड से। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ हम थे और आपके कॉलेज से, वहां विक्रमगंज से 2 लोग ही चुने गए, 2 ही लोग पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। तो अभी इस टाइम में थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं फेस, लेकिन उस टाइम में पटना कॉलेज
या पटना यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेजेस में, पटना यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेजेस में ज्वाइन करना इटसेल्फ वाज लाइक प्राउड मोमेंट। बिल्कुल कि अरे भाई यहाँ जाना, क्योंकि अब वहां पे बिहार के सारे टॉपर्स से आपको मिलना है, वहां कम्पीट कर रहा है, वहां आए ना तो यहाँ टोटल इन्वायरमेंट चेंज, मतलब वहां का जो गांव का माहौल था और यहाँ का माहौल था। और बिलीव कीजिए यहाँ ही हम बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रक्चराइज्ड हुए। लोगों ने, मेरे फ्रेंड सर्कल्स ने, मेरे टीचर्स लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे को गाइड किया। यहाँ पे आके पता चला कि क्या एक्चुअली में एक्सपीरियंस होता है। लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हम खुद को नहीं पहचान पा रहे थे कि हम क्या है, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या। यहाँ के लोगों ने हमको आइडेंटिफाई करा कि नहीं, यू हैव दिस मच पोटेंशियल, तो तुम ये करो। और शुरू से इच्छा था कि हमें साइंटिस्ट बनना है। तो माहौल बदलता है, उसका असर होता है, और अच्छे माहौल का होना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये चीजें हम जब आए अपने पटना यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ली, तब ये चीजें हम लोग को पता। तो ये साइंटिस्ट बनने का मतलब ये क्रेज आपके अंदर कब आया, ये पैशन कब आया कि आप साइंटिस्ट बनेंगे? जैसा आपको बोले ना, बचपन से था। जैसे बताया, मेरे मैटरनल साइड से सारे लोग, बहुत सारे लोग मेडिकल से रिलेटेड थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, और मेरे फादर साइड से इंजीनियर वगैरह थे। तो ये घर में चलते रहता था, सब कुछ हम लोग देखते थे। तो हमें लगता था कि यार ये तो है ही, इन लोगों से बड़ा कैसे बनना है। तो ये चीज एक छोटा बच्चा का जो जो हो सकता है, एक इनडायरेक्टली मोटिवेशन भी था कि अगर इन लोगों यहाँ पे पहुंचे तो हम इनसे आगे जाए, कैसे इनसे भी आगे निकला जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी है कोई चीजें, तो उससे बेहतर किया जाए जी। तो जब हम आए तो हम मन में यही सोचते थे कि इनसे बेहतर क्या हो सकता था। तो शुरू से दिमाग में आया कि नहीं, हमें साइंटिस्ट बनना। तो ये चीजें दिमाग में हमेशा से रहा था, और उसी के लिए ये दिमाग में था। कॉलेज में आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर किया कि देखिए भाई, नहीं, हमें साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो यहाँ आए तो सारी कुछ हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया। लेकिन टीचर जो बनने की जो प्रक्रिया थी, उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी मिली आपसे कि आप को अचानक से ये मौका मिला कि आपके भाई की एडमिशन करानी थी कोटा में, और आप उसके लिए, तो इसके बारे में जरा बताएं। जी जी, तो ये हुआ क्या, सडन सा चीजें कि जब हमने अपना बेसिक स्टडीज कंप्लीट किया, अपना जो भी था, अपना रिसर्च लेवल तक जाके एजुकेशन कंप्लीट किया, बेंगलोर का बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूशन से। तब वहाँ पे जब हम वहाँ थे तो मेरे फादर ने मेरे को, चूंकि घर में सबसे बड़े बेटे थे, तो ऑब्वियस है फादर का कनेक्शन पहला बेटा से अपना ऑटोमेटिक होता ही है। और वो भी कि जब हम बहुत अच्छा कर गए हों, तो उन्होंने एक एडवाइस लिया कि इन लोगों को क्या करना है। मेरे अंकल के बेटे थे और एक रिलेटिव मतलब आपके छोटे भाई, कजिन ही ब्रदर थे, तो उनको करना था ऐसा। तो हमने बोला कि अगर मेडिकल करना है तो ऑब्वियस है इन लोगों को कोटा भेज दिया जाए, क्योंकि ठीक है पटना पढ़े हुए थे, पटना ही में पढ़ते थे अच्छा स्कूल्स के अंदर। लेकिन हमने बोला कि एक इन्वायरमेंट वहाँ है, वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इनको कहा गया कि मेरे फादर बोले चलो ठीक है, फिर तो इनको कोटा लेके जाओ। तो हम कोटा लेके चले गए, और वहाँ पे प्रोडोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, आप समझ सकते हैं, वहाँ पे जाके इनका हम लोगों ने एडमिशन कराया। अच्छा, जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ पे फैकल्टी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम चलता है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये सब कुछ मतलब अनसर्टेन हुआ, कोई भी चीजें फिक्स नहीं थी। गए, सडन सा ऐसा चीजें हुआ, मेरे दिमाग में भी था कि कुछ तो कुछ अब करना ही है। तो वहाँ गए तो हम बोले व्हाई नॉट दिस वन, क्यों नहीं। क्योंकि जब हम कॉलेज के टाइम, उद्देश्य ये था कि भाई का एडमिशन कराना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ के एनवायरनमेंट से नई चीजें जानने को मिली कि अरे भाई वहाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा मेरे को अट्रैक्ट किया, और मैंने वहाँ पे फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे बहुत अच्छा उस इन्वायरमेंट से हमने बहुत चीज सीखा। और आज टू बी फ्रैंक बात करते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो बेसिक, जो फाउंडेशनल, जो हमारा नॉलेज है पढ़ाने से लेके, वहाँ पे ही मैंने उसी कोटा में हुआ है। हाँ, तो वहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाया? एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। अच्छा, एलन में आपने पढ़ा। कितने वक्त तक पढ़ाया आपने? वही अप्रोक्सीमेट 2 ईयर, 2 साल। हाँ, 2 साल। तो जब तक आपके भाई की स्टडी चली तब तक आप पढ़ाने में लगे? हाँ, पढ़ाने में चले गए वहाँ। और देन इसके बाद मेरे भाई लोग वहाँ पे पढ़ते चले गए। लेकिन अब चूंकि क्या था कि पैरेलली हम वहाँ पे पढ़ा रहे होते थे, तो धीरे धीरे उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी ये बात चला जाता है कि अरे हाँ, कि इनके बड़े भाई है जो वहाँ पे फैकल्टी है, पढ़ाते हैं बायोलॉजी करके, ऐसा। तो धीरे धीरे बच्चा लोग भी थोड़ा सा ये कनेक्ट होने लगे। हाँ, कनेक्ट हुए, और आके पर्सनली भी मिलने लगा कि हाँ भाई सर, ये थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। मतलब इंटरनल एक मोटिवेशन आपको मिलने लगा कि अब लोगों को मेरा जो काम है या फिर मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आ रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे बच्चा लोगों के बीच क्रेज होते चला गया। और बच्चा लोग जो थे जाके हमारे एचओडी से उनसे स्पेशली डिमांड करने लगे, नहीं सर मेरे को सागर सर, अच्छा, उन्हीं से पढ़ना है। हाँ, तो ये चीजें जब हुई तो पूरा एकदम अलग सा माहौल क्रिएट हो गया कि भाई, क्योंकि हम वन ऑफ द यंगेस्ट फैकल्टी थे उस समय। क्या एज रही होगी उस समय?
उसमें वही 23-24 के Okay. आसपास। तो बहुत छोटे एज में हम चले गए थे और हमारे साथ जो पढ़ाने वाले लोग थे वो सीनियर। और बहुत ज्यादा, मतलब हमारे फादर के age के लोग थे। तो वहाँ ये चीजें थोड़ा सा समझ सकते हैं, उस जी। इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने में लोगों को थोड़ा सा, Time लेकिन लगे। हमें इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम वहाँ बस सीख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी हर चीज नया था आपके लिए, जो हर चीजें आप चीजें, जो भी चीजें हो सकता था कि जैसे जो भी चीजें मिल रहा है बस गेन करते जाओ। हमें किसी के साथ कंपटीशन था ही नहीं, लेकिन और लोगों को थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज हमसे फील होता था कि अरे ये तो बेटर नहीं, तो बेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा कहीं, लेकिन हमें हालांकि यहाँ पे था नहीं कि हमें ये करना है। तब तक इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, मेरे दोनों भाई लोगों का, क्योंकि हम पैरेलली अपने भाई लोगों के ऊपर भी मेहनत करते थे, पैरेलली क्या हुआ कि वहां से दोनों भाई लोग नीट क्रैक कर गए। ओके। दोनों एक साथ नीट क्रैक किए और चूंकि उनका अपना रहा होगा कुछ एक फ्रेंड सर्कल या फिर अपना इमेज, या फिर उन्होंने अपनी मेहनत की वहाँ पे। तो उन लोगों ने चूज किया कि नहीं हमें बेंगलोर का कॉलेज चूज करना है। ओके। तो वहाँ बेंगलोर शिफ्ट हो गए। हाँ, तो नीट के बाद जब MBBS सीट अलॉट हुआ तो वहाँ पे वो लोग बेंगलोर में वो लोग शिफ्ट कर गए। तो आप भी उनके साथ? तो हम जाना नहीं चाहते थे। हाँ। लेकिन मेरे फादर का फिर से ये इंटरवेंशन था कि भाई देखो ये लोग दोनों जा रहा है, तुम गाइड किए तो देखो बड़े अच्छे टाइम से ये लोग दिखाए। ये एक मैसेज दिमाग में मैसेज। हाँ, तो फादर को ये लगता था कि अगर तुम इन लोग के साथ रहोगे तो और गाइड अप कर पाओगे। बिल्कुल। और अगर लगे वहाँ की, अगर तुम्हारे लायक इन्वायरमेंट है वहाँ पढ़ाने या फिर जहाँ यहाँ पे काम कर रहे हो कोटा में, अगर वहाँ पे भी कर सकते हो तो व्हाई नॉट कि तुम लोग साथ ही रहो। बिल्कुल। एक मेंटोर रहेगा, केयर टेकर के तौर पे रहेगा। तो हम बोले चलो ठीक है, अरे एटलीस्ट नहीं होगा तो रिटर्न फिर से वापस आ जाएंगे जहाँ थे क्या वहाँ। जाता है, कम से कम फादर की बात, हाँ फादर की बात को ही मान लिया। तो फिर गए वहाँ, फिर कॉलेजेस में फिर वहाँ पे कौन सी कोचिंग में आपने पढ़ाई? तो वहाँ गए तो वहाँ जाके बैचलर्स हमने ज्वाइन किया। लेकिन उसमें शायद जहाँ तक जानकारी मिली कि यूपीएससी के भी जो एस्पिरेंट होते हैं उनको भी आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट हाँ, आता है। तो बायोलॉजी पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, तो पर्टिकुलर बायोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन हम वहाँ पे हैंडल कर लेते थे। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब तो यूपीएससी वाले को भी पढ़ा रहे हैं। तो हमें ये नहीं लगता था कि हम पर्टिकुलर यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें बस ये फील होता था कि बायोलॉजी पढ़ाना है, बस ये स्टूडेंट्स हैं। अब क्या उनको किसको करना पढ़ाना है मतलब हमें डजंट मैटर। तो ये चीजें नहीं थी, लेकिन बाद में ये चीजें फील हुआ कि उसी में एक बच्चा था, मतलब एक, हाँ, तो एक थे तो शायद वो IAS कर गए थे। तो बाद में ये चीज हमें पता चला। बट ये हमारे लिए भी अचीवमेंट था कि भाई चलो कम से कम हम भी गुरु हैं किसी एक IAS के। कितना वक्त आपने वहाँ पे बेंगलोर में कितना वक्त बिताया? बेंगलोर में अच्छा खासा हमने वक्त गुजारा, मतलब मोर देन 2 ईयर हमने वहाँ पे बिताया। तो 2 साल कोटा में आपने पढ़ाया। हाँ। और 2 साल ही आपने बायजूस में वहाँ पे बेंगलोर में पढ़ाया। बेंगलोर में पढ़ा। ठीक है, तो सब कुछ बेंगलोर में तो अच्छा ही चल रहा था, बायजूस के साथ थे, टॉप ब्रांड के साथ थे, तो ये फिर क्या जरूरत थी जहाँ से लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं, आप उधर से शिफ्ट होकर के इधर आने का कैसे दिमाग में आ गया फिर? जैसे हम समझ सकते हैं बिहार में एक हमारे यहाँ फैमिली के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या होता भी है। फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ की जो बात हो रही है? नहीं, जैसे अच्छा, हमारे घर में मदर फादर का कि इफ बेटा इज स्टार्ट अर्निंग, मतलब बेटा कमाने लगे तो शादी कर अब थोड़ा सा जिम्मेवारी दो। तो ये चीजें था, उस कम उम्र में बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल गया था, तो ये फ्रैंक। तो ये चीजें सबको मैसेज में था कि भाई हाँ बहुत अच्छा कर गया सब कुछ, ये फैमिली वाले को पता था। बट मेरे दोस्त सर्कल में या फिर रिलेटिव्स लोग कहते थे अरे साइंटिस्ट बनने के बाद पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा बहुत लोग ताना भी देते थे। बट चलो डजंट मैटर यार भाई, ठीक है। हाँ, वो ऐसे लोग होते हैं, मिलते हैं, राइट। हाँ, मतलब जिनको जो कहना है उसके लिए आप मतलब उस पर रोक लगा नहीं सकते हैं, और जो कहना है कहेंगे ही, वो चाहे आप अचीवमेंट कर ले और चाहे आप बिना अचीवमेंट के भी। तो ऐसे ही चलते चला गया। देन मेरे फैमिली तो शादी हो गई, फिर शादी हुआ। शादी होने के बाद मेरी वाइफ भी वर्किंग थी। ओके। तो वर्किंग थी तो हमारा प्लान ये था कि भाई जब ये हो गया तो जॉब वहाँ पे ही आ जाए, बेंगलोर के अंदर आके अपना जॉब वगैरह ज्वाइन करें। लेकिन थोड़ा सा मेरे वाइफ को क्या था कि मतलब अपने फैमिली साइड में वो सिंगल बेटी थी। अच्छा, तो उनका यहाँ पे झुकाव ज्यादा था। मदर के साथ थोड़ा सा ज्यादा ये था, तो इसलिए थोड़ा सा ये लगता था कि नहीं छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे फिर मिलेंगे नहीं। तो हमको वो कन्विंस करने की कोशिश करने लगी कि आप जो काम बेंगलोर में कर रहे हैं वो काम पटना में हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो काम हमें पटना में कर रहे हैं वो हम शायद हमें वहां पे नहीं मिले। समझ में आ रहा है क्या? और सबसे बड़ा अच्छा, वो जो काम कर रहे थे उनके लिए था कि वहां पे ना मिले, वहां पे शायद ना मिले, तो फिर वर्किंग नहीं हो पाती। और साथ ही साथ क्या था कि एकदम दोनों का एकदम इन्वायरमेंट अलग था, लैंग्वेज अलग था, कल्चर अलग था, फूडिंग मतलब जो सब कुछ माहौल जो टोटल चेंज अलग था। तो थोड़ा सा मेरी वाइफ को भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी था अंदर तक, हम जाएंगे अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं उस एनवायरनमेंट में, कैसा फील होगा। बट हमने समझाने की बहुत कोशिश की।
तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, अब चूंकि वाइफ है तो आप समझ सकते हैं, वाइफ बिल्कुल, के बिल्कुल, बाद तो बिल्कुल। भाई काटना लेडीज नहीं फर्स्ट है। वाली चीज है, ठीक है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अरे वाइफ है, बात मान लेते हैं, अगर नहीं, अगर वहां सक्सीड किए तो फिर तो ये रिटर्न आ जाएंगे, फिर दो ऑप्शन है ही अपने पास। ऑप्शन तो है ही। ठीक है, तो आप पटना आ गए फिर। तो पटना शिफ्ट हुए। तो पटना में आते आते आपने अपनी ही कोचिंग एस्टेब्लिश की या फिर कहीं और पढ़ाया नहीं, आपने? तो पटना में जब हम आए तो आने के बाद चूंकि ये था कि भाई सडन सा, तो हमारे दिमाग में ये था कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हमने अप्रोच भी करा, अप्रोच किया, उसमें सक्सेसफुल भी हो गए। लोग हमको कॉल भी करने लगे कि हाँ भाई आइए ज्वाइन कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। लेकिन एक टाइम में क्या हुआ कि थोड़ा सा जो इस इन्वायरमेंट को हमने देखा उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि हम भी जो कल्चर, एजुकेशन कल्चर जो यहाँ पे चल रहा था बायोलॉजी का खासकर, बायोलॉजी का खासकर, क्योंकि बायोलॉजी से थे तो बायोलॉजी से ही हमें कंसर्न था। तो जब यहाँ पे आए तो हमें ये फील हुआ कि बायोलॉजी को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने की जगह पे यहाँ पे टोटली इसको लाइक थ्योरेटिकली आर्ट्स का सब्जेक्ट बना के पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीजें मेरे लिए शॉकिंग था, जबकि ये तो साइंस का पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल है, इसके अंदर एनालिसिस होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की बातें होनी चाहिए। तो जब हम उस इन्वायरमेंट में जाने की बात करते थे तो उस इन्वायरमेंट में भी जो ड्रिवन इन्वायरमेंट था कि भाई हमारा जो गिवन इंस्ट्रक्शंस है उसमें यही था कि भाई आप थ्योरी के तौर पे ही पढ़ा सकते हैं कि हाँ भाई इंस्ट्रक्शन था कि नहीं आपको इतने टाइम में इतना ही चीज और यही चीज पढ़ाना है, एक फ्रेमवर्क फिक्स था। तो हम अपना ऑटोनोमसली कोई एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि आप उनका जो नॉर्म्स होता था उस कोचिंग का जहां पढ़ाने गए थे उनको फॉलो अप करना था। बिल्कुल। तो वो टोटली हमारे जो बिहेवियर था, पढ़ाने का स्टाइल था, उससे टोटली एकदम डिफरेंट था। तो हम बोले कि नहीं, इसमें हम शूट कर नहीं सकते। तो फिर धीरे धीरे ये चीजें हुआ कि ऐसे करते करते 6 मंथ हो गया, हम सारे ही लोगों से मिलते चले गए इन्वायरमेंट में, और भी जो टीचर्स थे उनको हम देखे, स्टडी किए। लेकिन तब जाके ये चीजें पता चला कि भाई यहाँ पे बायोलॉजी मतलब टोटली आर्ट्स। तब हमने मन ही मन अपनी वाइफ को भी बोला कि भाई देखिए हमें यहाँ के इन्वायरमेंट को टोटली चेंज करना है, बायोलॉजी पढ़ाने का पैटर्न, क्योंकि जिस पैटर्न से यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है उस पैटर्न से यहाँ पे रिजल्ट नहीं हो सकता है। और रिजल्ट अगर लाना है, रिजल्ट अगर बच्चा लोगों को कराना है तो एकदम टोटली कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी का एजुकेशन स्टार्ट करना। और मन ही मन ठान लिए और इसके बाद स्टार्ट हो गया। और सफर स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस कोई भी सफर एक ही से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट हुआ, एक से जल्दी 19 तक तो हो गया। फिर 19 के बाद थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा मतलब जब आपने अपनी स्टार्ट की तो फर्स्ट ईयर में हम लोग लगभग 90 के आसपास हम लोग पहुंच गए। एडमिशन 90 एडमिशन हम लोगों ने कर लिया और बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक ही बैच था शुरुआत के दौर में, तो एक या 2 बैच, उसी को 2 बैच में आप पढ़ाते थे, तो काफी मेहनत उनके ऊपर करने लगे। और फर्स्ट ही टाइम्स में हमारे इंस्टीट्यूशन से 12 रिजल्ट हुआ। अरे वाह, नीट का 12 रिजल्ट हुआ और टोटली दैट वाज शॉकिंग। तो ये देखिए, आप हर चीजों को बंद कर सकते हैं लेकिन गुड वाइब्स एंड गुड स्मेल नेवर बी स्टॉप। बिल्कुल, तो इसको रोक नहीं सकता। तो ये चीजें धीरे धीरे स्लोली स्प्रेड आउट हुआ बच्चा लोग के थ्रू। कुछ एक लोगों ने, एक बच्चा ने दूसरे बच्चे को, 2 बच्चे से 10 बच्चे के पास, 10 से 100 बच्चे के पास गया। ऐसे करते करते हम लोग मास ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाने लगे और इसी ड्यूरेशन में तब तक लॉकडाउन कर दिया। और दैट वाज हॉरिबल। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, सभी के लिए, टोटल एजुकेशन सिस्टम्स के लिए था, हर एक लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये इफेक्टेड था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने इससे उभरना चालू किया। और क्या किया, अब चूंकि इन्वायरमेंट वैसा था तो उस इन्वायरमेंट में हम लोगों ने ऑनलाइन को ऑप्ट करना चालू किया, अडॉप्ट किया। उससे हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब एक एंगेजमेंट रही। ऑनलाइन बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन कम से कम ना से हाँ कुछ भी अच्छा था वो एक तरह से। देन इसके बाद उससे बच्चा लोगों को हम लोग इंगेज कर पाए, उसका इफेक्ट भी गया। देन आफ्टर जब बच्चा लोग फिर से रिज्यूम किया आफ्टर कोरोना पीरियड, तब हम लोग बहुत ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। ओके, मतलब एक माहौल, मैसेज भी डिलीवर हुआ, बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर हो चुका था। और ये इसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। काम करने के बाद और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनरोल कराया, पढ़ाया, बहुत अच्छा रिजल्ट होते चला गया। ये सारी चीजें पैरेलली होते चली गई। इसमें एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे बायोलॉजी को अगर बेस मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, तो कौन से क्लास के बाद में उनको बायोलॉजी पे फोकस करते रहना है, या फिर मेडिकल में जाना है, ये पहले डिसाइड होगा तभी उसको बायोलॉजी पे फोकस करना है, या फिर वो सब्जेक्टिव कम से कम 12 तक तो उस बायोलॉजी को साथ में लेके चल सकता है, या 10 तक? इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, ये टोटली डिपेंड ऑन बोर्ड्स है।
अच्छा। बोर्ड्स, डिफरेंट बोर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, और उस हिसाब के आपके पास थिंकिंग होना चाहिए। लाइक अगर बिहार बोर्ड के हैं तो आप 10th क्लास कर लिए और आपको पहले से दिमाग में है कि मेडिकल करना है, बस हाँ ये चीजें बस फिक्स्ड है कि मेडिकल करना है, बस यही चीजें आपको वहां काम आएगी। क्योंकि 10th क्लास से 11th और 12th क्लास का जो पढ़ाई है, दोनों के बीच बहुत ही बड़ा गैप है। ओके। मतलब कह सकते हैं जमीन और आसमान का अंतर है वहां का पढ़ाई। ठीक है क्या? ऐसा कह सकते हैं कि 10th क्लास का जो पढ़ाई होता है बस ये बताने के लिए होता है कि अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो बायोलॉजी में ये खाली टर्म्स होता है। अच्छा, वो सिर्फ टर्म बता रहा है, टर्म्स बता रहा है, डिटेल आपको 11th और 12th में। डिटेल्स जो है टोटल चीजें हम 11th से स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी को मेडिकल में या फिर जेई या फिर नीट में अगर क्लियर करना है तो उसको 6 से ही ध्यान देना चाहिए, 7 8 से, या फिर 10 11 12 में भी आकर के वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है? अगर 6 to 10 अगर अच्छा नहीं हुआ है तो? अच्छा नहीं हुआ है ये डजंट मैटर, आप 11th और 12th से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो मोटा मोटी अगर एक बात देखा जाए कि अगर वो बच्चा 11th 12th में अगर 100% फोकस कर दे और 6 to 10 अगर उसने अच्छी एजुकेशन नहीं ली है तो वो नीट क्लियर कर सकता है? बिल्कुल ये चीजें हैं। ऐसे कुछ उदाहरण है आपके पास? बहुत सारा उदाहरण है, हमारे यहाँ बहुत सारा बच्चा है ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉपर वे में, हम बिहार से हैं लेकिन प्रॉपर वे में हिंदी, बहुत रिमोट एरिया से, और बहुत ही मतलब वो बच्चा ऐसा बैकग्राउंड से है कि हम उसको यहाँ पे ऑन कैमरा आपको बता नहीं सकते हैं कि उसका फादर का बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि ये थोड़ा सा हर्ट करने वाली चीजें हो सकती है। लेकिन उस बैकग्राउंड से था, वो मेरे पास आया और मतलब ये सोचिए कि जब फर्स्ट टाइम मेरे से इंटरेक्ट किया तो आंखें मेरे से मिला के बात नहीं कर पाता था, और आज वो बच्चा मेडिकल कॉलेज के अंदर है। क्या बात है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके चलते? उसके अपने डेडिकेशन के चलते। हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत अच्छा मेहनत किया और जिसके चलते आज भी वो बच्चा हम लोग से कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। तो फाइनली ये माना जाए कि अगर कोई बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से है और अगर उसको नीट क्लियर करना है और अगर 10th तक भी उसको अगर पढ़ाई अच्छी नहीं मिली है या ट्यूशन अच्छा नहीं मिला है या स्कूल अच्छा नहीं मिला है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 11th 12th में भी आकर और आपके साथ अगर इनरोल होता है तो निश्चित तौर पर अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। लास्ट में बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन होगा? पेरेंट्स के लिए ये रहेगा कि बच्चा लोगों को अपना जो एक्सपेक्टेशंस है उनके ऊपर थोपे नहीं। ओके। हाँ, बच्चा जो करना चाहता है इंडिपेंडेंटली लेट देम थिंक, सोचने दीजिए, और जो करना चाहता है उसी में उसको आगे बढ़ने दीजिए। जबरदस्ती ये नहीं कि भाई नीट कराना है मतलब नीट कराइए आप, ठीक है क्या? तो ये फोर्सन अगर इन्वायरमेंट दीजिएगा तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं वो अनइंटरेस्टेड अगर काम होके करेगा तो उसका रिजल्ट आपको ऑब्वियस है बेहतर नहीं मिलेगा। मे बी अगर सक्सेस कर गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अनसक्सेस कर गया तो फर्दर लाइफ में वो फिर किसी काम का नहीं, ठीक है क्या? तो इसीलिए हम पेरेंट्स लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि बच्चा को जो करना है उसी को करने दिया जाए। और रहा बात बच्चा लोग जो विलिंगली चाहते हैं कि नीट करना है तो ये मत घबराए कि 10th क्लास मेरा कैसा गया है क्या गया, क्योंकि जो नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है ही नहीं कि आपको 70% 80% मार्क्स चाहिए। मिनिमम मार्क्स जो है उसको चाहिए। हाँ, तो उससे मैटर करता ही नहीं है। बस आपका सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। नीट कहता है कि आप स्मार्टली कितना जल्दी और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, हम उसी बच्चा को सेलेक्ट करेंगे। ओके। हाँ, ये नहीं है कि बहुत दिन रात पढ़ने वाले बच्चा का नीट होता है, नहीं। जो बच्चा दिन रात अगर पढ़ता है ना, हमने तो ऐसा अनुभव किया है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि उन बच्चों में अगर 100 में से अगर कोई अगर ऐसा बच्चा है तो एक आध बच्चा का हो सकता है जो लोग स्मार्टली पढ़ाई करते हैं, एक डेडिकेशन एक डिसिप्लिन के साथ कि हाँ भाई हमको बायोलॉजी रोज 1 घंटा पढ़ना है, फिजिक्स 2 घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ना है, तो 5 घंटा 6 घंटा जो मतलब यूजुअली जो पढ़ाई करता है और डेली करता है, डेली करता है, ये नहीं कि एक बार 10 घंटा पढ़ लिया और 4 दिन गायब। तो अगर डेली बेसिस पे जो लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ही डिसिप्लिन वे में पढ़ रहे हैं वो आराम से स्मूथली मतलब +2 पास करेंगे और पता चलेगा कि वो मेडिकल कॉलेज चलेंगे। क्या बात है। तो ये मैसेज है कि अगर वो स्मूथली कंटिन्यूटी के साथ अगर पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, अपने बैकग्राउंड को भूल जाए वो कहाँ से है क्या है मैटर नहीं करता है, और अगर क्लासरूम में एंगेजमेंट अच्छी हो रही है, फिजिकल प्रेजेंस के साथ अगर मेंटली भी अगर आपके साथ वो एंगेज है, सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के आपके इंटरव्यू से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। आगे फिर हम आपसे जरूर चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए फिर कुछ नई बात नई नॉलेज के साथ हम जरूर आपको हम अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।